अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग मज़े में और पुरसुकून होंगे। आज हमारा नावल ज़िल बाय अहमद राव की एपिसोड 3 है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिसात मैंने बिछाई थी और जो बिसात बिछाता है प्यादे भी उसी के होते हैं और हुक्म भी उसी का चलता है। तेरा हाल तेरे बाप से भी बदतर करूँगा, वो गुस्से से गुराया। जीना ने अपने हाथ में पकड़ा चाकू बिना देखे डीमन की जानिब चलाया। चाकू सीधा इसकी पसली पर आकर लगा। वो दर्द से चिल्लाया। इसकी शर्ट खून में रंगने लगी। जीना झट से इसकी टांगों के बीच से निकली। डीमन डार्लिंग, दरवाज़ा खोलो। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। शायद एलिश पहुंच चुकी थी। जीना ने डीमन के उल्टे हाथ में पहनी घड़ी उतारी। इसे अपने कोट की जेब में डालते हुए जल्दी से अपना कोट पहना। यू बिच, तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी, वो चिल्लाया। अगर इसके हाथ इस वक्त कैद न होते तो वो वाकई जीना का कत्ल कर डालता। देखते हैं कौन किससे बचता है और कौन किसको मारता है। वो इतना कहकर खिड़की की तरफ बढ़ी। डार्लिंग, क्या तुम ठीक हो? बाहर खड़ी एलिश चिल्लाई। बेड पर लेटा डीमन दर्द से करा रहा था। जीना ने अपनी हील की नोक खिड़की के शीशे पर मारी तो शीशा छनाकेदार आवाज़ के साथ टूटकर इर्द गिर्द बिखर गया। जीना ने खिड़की से बाहर झांका। ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं थी। नीचे कूड़े की एक बहुत बड़ी बास्केट रखी थी। इसने पहले अपना कोट नीचे गिराया, फिर आंखें बंद करते हुए खुद नीचे छलांग लगा दी। वो सीधा अपने कोट के ऊपर आकर गिरी थी। इसने कोट की बास्केट से निकलना चाहा, मगर इसके बाजू में बेतहाशा दर्द हो रहा था। सारा वजन इस बाजू पर पड़ने की वजह से बाजू में बेहद तकलीफ हो रही थी। अभी इसने सुख का सांस लिया ही था कि इसे ऊपर खिड़की से एक सिक्योरिटी गार्ड झांकता हुआ दिखाई दिया। वो जीना को देखकर फौरन नीचे की तरफ भागा। जीना ने जल्दी से वहां से भागने की कोशिश की। वो बास्केट से बाहर निकली, फिर कोट कंधों पर गिराए गली से बाहर भागी। जयान अपने शिकार को ठिकाने लगाने के बाद ईडन रॉ की तंग गलियों में चहलकदमी कर रहा था। आधी रात के वक्त यह खामोश और पुरअसरार धुंध में लिपटी गलियां इसे हमेशा से ही पसंद थी। कोई इंसान इस वक्त बाहर मौजूद ना होता था, इसीलिए वो किसी भटकी हुई रूह की तरह पूरी रात गलियों में फिरता रहता था। धुंध के इस पार से कोई भागता हुआ इसके करीब आ रहा था या आ रही थी। इस बात का अंदाज़ा इसने हील्स की टिक टिक से लगा लिया था। वो अपने स्याह चुगे का हुड सर से नीचे झुकाने लगा, यूं कि अब उसकी आंखें भी कोई नहीं देख सकता था। वो अपने हाथ की मदद से अपना बाजू थामे बार बार अपने पीछे देखती हुई आगे की तरफ भाग रही थी। इसके पीछे कोई आ रहा था या नहीं, धुंध के बायस ये बात वाज़ेह न हो पाई। जयान के कदम वही थम गए। वो इसके करीब आ रही थी। इर्द गिर्द कुछ दिखाई न देने के बायस वो इससे टकराई। टक्कर खाने के बाद वो नीचे ज़मीन पर जा गिरी। कुछ लम्हे वो यूं ही नीचे बैठी रही। वो इसका हीरो तो नहीं था जो इसे उठाता या सहारा देता। वो खुद का सहारा लेते हुए ही उठ खड़ी हुई, फिर वापस अपने पीछे देखने लगी। वहाँ कोई नहीं है। वो धुंध में दूर तक देखने का फन रखता था। वो इससे क्या कह रहा था इसे समझ नहीं आई। काफ़ी देर पागलों की तरह तेज़ तेज़ भागने के बायस इसका सांस फूल रहा था। कान बिल्कुल सुन पड़ गए थे। इसे इर्द गिर्द की कोई आवाज़ भी सही से सुनाई नहीं दे रही थी। तुम जिससे भाग रही थी वो धुंध में कहीं गुम हो गया है, वो इसको यूं फिर से अपने पीछे झांकते हुए देखकर कह उठा। जीना ने इसकी जानिब देखा। क्या वो कुछ बोल रहा था? वो इसके हिलते हुए लब तो ना देख सकी, मगर इसे यूं महसूस हुआ कि शायद वो कुछ कहना चाह रहा है। वो बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ने लगी, मगर अब वो भाग नहीं रही थी। इसकी एक हील टूट चुकी थी। इसने दोनों हील्स हाथ में उठा ली, फिर नंगे पांव तेज तेज कदम आगे बढ़ने लगी। जब इस शख्स ने नीचे से उठने में ही जीना की मदद नहीं की, तो इससे ये उम्मीद रखना कि वो कोई रोमांटिक माहौल बनाने के लिए इसे अपने जूते देगा बिल्कुल बेकार था। वो अभी भी बौखलाई हुई थी। बाजुओं और सर में शदीद दर्द की ठीसें उठ रही थी। इसका जिस्म सुन पड़ा था। वो अपने इर्द गिर्द कुछ समझ नहीं पा रही थी। जीना बेसुध बस चलती गई और जयान इसके पीछे लपका। मैं तुम्हें मेन रोड तक छोड़ देता हूँ। इसने आगे की जानिब इशारा किया। जयान के हाथ के इशारे से वो समझ गई कि वो शख्स इसे अपने साथ आगे चलने का कह रहा था। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जिससे तुम भाग रही थी वो दोबारा तुम्हारे सामने आ गया तो फिर तुम अकेले क्या करोगी? जीना एक बार फिर कोई जवाब दिए बिना आगे चल पड़ी। वो भी इसके साथ चलता गया। रास्ता काफ़ी खामोशी से गुजरा था। दोनों ने ही एक दूसरे से कोई बात न की। ईटन ब्रॉ की सुनसान गलियां इन दोनों के यहाँ से एक साथ गुजरने की गवाह थी। जयान को इस लड़की से ना तो हमदर्दी थी और ना कोई अपनायत महसूस हुई थी, लेकिन कुछ था इस लड़की में जो अनजाना सा था। वो पहली लड़की थी जो इसको ऐसे लबादे में देखकर डरी नहीं थी।
जो इसको मौत का फरिश्ता नहीं समझ रही थी, बल्कि वो इसे कुछ भी नहीं समझ रही थी। वो मेन रोड पर पहुंचे तो जीना ने हाथ के इशारे से दूर से आती टैक्सी को रोकना चाहा। एक बात कह सकती हूँ, इस्ता ज़यान की जानिब देखते हुए कहा। बहुत कोशिश के बाद भी वो इस आदमी का चेहरा नहीं देख पा रही थी। ज़यान ने इस बात में सर हिलाया। तुम ऐसे अंधेरे में कैसे चल लेते हो? मुझे अंधेरे में चलने की आदत है। ये इंसान को भटका देते हैं और मुझे भटक जाना पसंद है। इसकी आवाज़ किसी भारी लोहे की तरह इसके कानों में हल्की हल्की गूंजी। इसके हवास आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहे थे। टैक्सी जीना के पास आकर रुकी। एक बात कह सकता हूँ, इसकी आवाज़ पर जीना की बिना पलटे इस बात में सर हिलाया। आइंदा कभी मेरा एतबार न करना। एतबार? इसने कब इस पर एतबार किया? लेकिन वो इसके साथ बिना किसी जान पहचान के चल पड़ी थी, तो वह इस बारे में बात कर रहा था। वो झट से वापस पलटी, मगर अब वहाँ कोई नहीं था। यूं जैसे वो कोई छलावा था जो पल भर में गायब हो गया। वो डरते डरते टैक्सी में बैठी। इसके बैठते ही टैक्सी आगे बढ़ गई। सुबह होते ही इसके कमरे की खिड़की से रोशनी नमूदार हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलते हुए अपने बिस्तर से उठने लगा। इसने अपने जहन पर जोर दिया। कल शाम स्पोर्ट्स क्लब से वापसी के बाद इसे माजी की यादें तंग करने लगी थी। इसका दिमाग दर्द से फट रहा था। फिर वो बेहोश सा इधर लेट गया था, तो यानी इसे होश अब आया था। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था कि जीना कमरे में दाखिल हुई। कब से सो रहे हो तुम? अब जल्दी से बिस्तर छोड़ो और आओ मेरे साथ नाश्ता करो। ये तुम्हारी हथेली पर क्या हुआ? और ये बाजू? इसने सबसे पहले जीना की हथेली और फिर बाजू पर बंदी पट्टी को देखकर कहा। कुछ नहीं हुआ, बस हल्का सा एक्सीडेंट हो गया था। वो रात को पहले सीधा अस्पताल गई थी। इसे कुछ देर के लिए वहाँ वही दाखिल कर लिया गया था। सूरज निकलने से चंद लम्हे पहले ही वो अस्पताल से निकली थी और फिर यजीन की तरफ आ गई। इन दोनों के घर एक साथ एक ही गली में थे। उस वक्त अगर वो अपने घर जाती तो इसकी माँ और ख़ास तौर पर इनका शोहर इस पर अजीब अजीब इल्ज़ामात लगाते। वो दोनों अभी तक ढीठ बनकर इसी घर में रह रहे थे, मगर जीना का उस वक्त कोई बहस का मूड नहीं था। तो वो यजीन की तरफ आ गई थी। घर की एक चाबी इसके पास भी मौजूद थी। हद है जीना, ये हल्का सा एक्सीडेंट है, इतनी चोट लगी है तुम्हें? वो फ़ौरन अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। कल तुम किस पार्टी में गई थी? लीज़ा ने मुझे बताया। इसे थोड़ी देर बाद पूछना याद आया। तुम मेरी खबरगिरी को छोड़ो, ये बताओ मैच कब है? इसने यजीन की बात का मौजू ही बदल डाला। कल है, लेकिन छोड़ो, तुम इस हालत में कैसे खेलोगी? ओह हेलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपने हाथ से बनी कॉफ़ी पिलाओगे तो मज़ीद ठीक हो जाऊंगी। इसकी बात पर यजीन हंस दिया। जैसा तुम कहो मी अमोर। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। ये अपनी मुख्तलिफ ज़ुबानों का रोब ना झाड़ा करो मुझ पर। वो खफा हो गई। हाँ तो तुम्हें अगर मेरी बातें समझ नहीं आती तो गूगल कर लिया करो। वो इसे मज़ीद चिढ़ाने लगा। इतना फालतू वक्त नहीं है, अब जल्दी चलो, मुझे भूख लगी है। वो तब कर बोली तो यजीन चुपचाप नीचे चल दिया। लीज़ा अपने कमरे में लेटी स्टीफन से वीडियो कॉल करने में मसरूफ़ थी। जीना इसके कमरे में दाखिल हुई तो वो फ़ौरन बेड से उठी। अच्छा स्टीफन, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आई लव यू, गुड बाय। इसने जल्दी से फ़ोन काटा और जीना के गले जा लगी। किधर गायब हो यार तुम? कल से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम ना ही कॉल उठा रही थी ना ही घर पर मौजूद थी। और ये क्या हुआ? इसने जीना के बाजू पर बंदी पट्टी को देखते साथ पूछा। एक मिनट, सांस तो ले लें दो। वो बेड पर जाकर बैठी। लीज़ा अभी इसके साथ जा बैठी। लीज़ा का कमरा आलीशान था, जिसमें रखी एक एक चीज़ शीशे की तरह चमक रही थी। वहाँ मौजूद एक एक चीज़ ब्रांडेड और महंगी तरीन मालूम हो रही थी। सॉरी, तुम्हारा ड्रेस ख़राब हो गया। इसने हाथ में पकड़ा शॉपिंग बैग आगे बढ़ाया। इन दोनों को एक दूसरे के कपड़े बआसानी पूरे आ जाते थे, इसीलिए अक्सर जीना इसके कपड़े मांग लिया करती थी। बाहर में गया ड्रेस? तुम बताओ क्या हुआ कल? बहुत कुछ। अब बताओगी या बस राइटर्स की तरह सस्पेंस ही डालती रहोगी? इसे सख्त उलझन हो रही थी। तो सुनो फिर। इसने शुरू से लेकर आखिर तक लीज़ा को एक एक बात बताई। लीज़ा इसकी पूरी कहानी सुनकर अपना सर पकड़कर बैठ गई। जीना इस कदर जुनून में आगे बढ़ जाएगी इसे अंदाज़ा नहीं था। यह बात नॉर्मल नहीं थी। अब तो जीना की हरकतें भी कोई नॉर्मल इंसान होने का सबूत नहीं दे रही थी। तुम पागल हो जीना, पागल। माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने कानून पढ़ रखा है। वो इसकी हरकतें सुनकर गहरे शौक में मुब्तला हुई। मैंने कानून पढ़ा है, कानून तोड़ने के लिए, फखरिया अंदाज में जवाब दिया गया था। तो जब तुमने इसकी गर्दन पर छुरी रख ही दी थी तो गर्दन काट कर किस्सा भी खत्म कर देती। नहीं, इतनी आसानी से नहीं। तुम नहीं समझोगी। चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो गई। खैर, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई।
अभी लीज़ा कोई सवाल करती कि इसने अपने बैग से एक घड़ी निकाली। बूढ़े चमड़े वाली वो आम सी दिखने वाली घड़ी में ऐसा क्या था जो जीना को चाहिए था? लीज़ा को कुछ समझ ना आई। इसकी हर तस्वीर में एक चीज़ मुश्तरका थी, ये घड़ी। इतना अमीर आदमी अगर हर वक्त एक ही घड़ी पहन कर रखता है तो ज़रूर कुछ तो ख़ास है इसमें। इसने डीमन की हर तस्वीर पर यही एक चीज़ गौर से देखी थी। वो सूट बदलता था मगर घड़ी एक ही रखता था। ऐसा क्या ख़ास था इसमें? ये घड़ी AY कंपनी ने बनाई है। ये कंपनी कोई आम घड़ियाँ नहीं बनाती। देखने में ज़रूर तुम्हें ये बस एक मामूली सी घड़ी लगेगी, मगर इसके अंदर एक महसूस सिस्टम इंस्टॉल्ड है, जिसके अंदर आपके तमाम अहम कागजात महफूज रखते हैं। समझो ये कि किसी क्लाउड स्टोरेज की तरह है। मैं ये तो नहीं जानती कि इस घड़ी के अंदर मुझे इसके खिलाफ कुछ मिलेगा या नहीं, कोई ऐसा लीगल पेपर जो इसके खिलाफ इस्तेमाल हो सके, मगर मैं कोशिश तो कर सकती थी। मगर तुम्हें इतना कैसे पता इस घड़ी के बारे में? मुझे तो अभी भी ये आम सी लग रही है। नीज़ा इस घड़ी को गौर से देख रही थी, लेकिन इसे वो बस एक आम सी घड़ी ही लगी थी। इसने अपने मोबाइल में घड़ी की तस्वीर निकाल कर इसे दिखाई। इस तस्वीर को जूम इन करो तो घड़ी की साइड पर एक छोटा सा लोगो नज़र आ रहा होगा। इस लोगो की मदद से मैंने इस कंपनी के बारे में रिसर्च की और मैं इस नतीजे तक पहुंची। मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि इस घड़ी में कुछ होगा या नहीं, मगर क्या पता ये घड़ी काम आ जाए। और जो अपने दुश्मन के सामने आकर तुमने इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया, इसका क्या? पहले वो तुमसे बेखबर था, तुम्हारी जान महफूज थी, मगर अब वो ज़रूर तुम्हारे खिलाफ कुछ करेगा। जीना, अगर इसने तुम्हें मरवाने की कोशिश नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो इस ख्याल के आ जाने से ही खौफजदा हो गई थी। मेरा असल मकसद डीमन के सामने आना ही था। मुझे अब मौत से डर नहीं लगता। मैं जंग का ऐलान कर चुकी हूँ। देखते हैं जीत किसकी होती है। वो ऐसे पुरसुकून बैठी थी जैसे वो आने वाले तूफान से बेखबर थी। मैं डैड से बात करती हूँ। मैं तुम्हारे घर के बाहर 2 से 3 सिक्योरिटी गार्ड खड़े करवाती हूँ और तुम्हारे लिए एक पर्सनल बॉडीगार्ड का इंतज़ाम भी करवाती हूँ। वो इसके लिए काफ़ी फ़िक्रमंद थी। तुम्हें क्या लगता है कि 2 से 3 सिक्योरिटी गार्ड्स और ये बॉडीगार्ड डीमन को रोक सकते हैं? वो इन चीज़ों से नहीं डरता। वो मुझसे डरता है। कल जब मैंने इसकी आंखों में आंखें डालकर इसे ललकारा तो वो एक लम्हे के लिए डर गया था। इसे यूँ लगा था कि मैं इसे मार डालूंगी। वो मेरे जुनून को देख चुका है। वो जानता है कि मैं भी इसी की तरह जुनूनी और पागल हूँ। वो दीवानों की तरह दीवारों को देखते हुए कह रही थी, यूँ जैसे वो वाकई अपने जुनून में पागल हो गई है। अब तुम क्या करोगी जीना? जीना ने बिना कोई जवाब दिए किसी का नंबर मिलाया। 2 रिंगिंग के बाद कॉल उठा ली गई। हाल चाल पूछने के बाद वो सीधा काम की बात पर आई। तुम्हारी दोस्त एक फाइटर है? हाँ भाई, वो एक बहुत अच्छी लड़ाका है। जुबान और हाथ दोनों ही बहुत तेज चलते हैं। दूसरी जानिब से जवाब आया। क्या मुझे वो ये सब सिखा सकती है? इससे सवाल किया। हाँ, क्यों नहीं। मैं इसे बात करूँगा तो वो ऐसे फट से मान जाएगी। थैंक यू। मगर एक बात का ख्याल रखना, इस सब के बारे में यज़ीन को कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। तुम फिक्र ही ना करो, ये बात हम दोनों के दरमियान रहेगी। और जीना ने बाय बोलते हुए फ़ोन काट दिया। जीना और यज़ीन ट्रैक सूट पहने एक दूसरे के साथ खड़े थे। जीना ने बालों की पोनी की हुई थी, जबकि यज़ीन ने माथे पर बैंड पहन रखा था ताकि बाल माथे पर ना आए। आज वो दोनों सुबह से ही प्रैक्टिस करने में मसरूफ़ थे। शाम को इन दोनों का मैच था, मगर जीना सही से रैकेट घुमा भी नहीं पा रही थी। इसके बाजू की पट्टी उतरने में भी अभी कुछ दिन थे। डॉक्टर ने इसे बाजू ज़्यादा हिलाने से मना किया था, इसलिए इसे खेलने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी। तुम आगे ही रहना, मैं पीछे संभाल लूँगा। वो दोनों आपस में मैच के मुतालिक तदबीर बना रहे थे। जीना ने इसकी बात पर इस्बात में सर हिला दिया। अब वो दोनों मुखालिफ टीम के सामने खड़े थे। मैच शुरू हो चुका था। वो टॉस हार गए थे, इसीलिए पहली सर्विस मुखालिफ टीम ने करवाई थी। जीना आगे नेट के पास खड़ी थी। इसके पास शटल कम या न होने के बराबर ही आ रही थी। पीछे खड़ा यज़ीन अकेले अपने दम पर ही शटल को बाहर जाने से रोक रहा था। वो बहुत सारी चीज़ों में अच्छा नहीं था। दूसरे लड़कों की तरह बहादुर, निडर और ताकतवर नहीं था, मगर वो कुछ चीज़ों में ऐसी महारत रखता था कि कोई इसके आगे टिक नहीं सकता था। बैडमिंटन इनमें से एक था। वो वैसे ही दराज कद था, जिसके बायस वो ऊंची से ऊंची छलांग लगाकर शटल को बाहर जाने से बार बार रोक रहा था। उन्होंने जो 5 पॉइंट्स खोए थे, वो जीने की बदौलत ही खोए थे, मगर ये जीन के माथे पर एक बार भी शिकन नहीं आई। वो था इधर पॉइंट्स बनाने के लिए। जीना पॉइंट्स खो भी दे, खैर थी, इसे सब इजाज़त थी। आखिरी पॉइंट बाकी था। जो टीम भी ये पॉइंट कर लेती वो जीत जाती। मुखालिफ टीम ने अच्छी चाल चलते हुए शटल को हल्का सा उछाला।
शटल ज़्यादा दूर नहीं गई, वो जीना के करीब करीब थी। जीना ने रैकेट घुमाकर शटल को नेट के उस पार करना चाहा, मगर वो नाकाम रही। शटल नीचे ज़मीन की जानिब तेज़ी से गिरने लगी। मुखालिफ पार्टी ये देखते ही रैकेट छोड़कर ग्राउंड में नाचने लगी। तभी वो हवा से भी तेज़ भागता हुआ जीना के करीब आया। शटल को ज़मीन पर लगने से पहले ही इसने अपने रैकेट से एक ज़ोरदार शॉट मारते हुए शटल को नेट की दूसरी जानिब फेंका। शटल मुखालिफ पार्टी में मौजूद लड़के के सर पर लगकर नीचे ज़मीन पर जा गिरी। इसने मुड़कर देखा। गेम इज़ नॉट ओवर, यू फूल्स। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, बेवकूफ़ों। और इसके मुंह से ये जुमला सुनकर जीना ने हैरत के मारे फटी फटी निगाहों के साथ इसे देखा। फिर वो खुलकर मुस्कुराई। पहली बार पहली बार यजीन ने किसी को जवाब दिया था। ये बहुत बड़ी बात थी। वो स्वेटर के ऊपर स्या लॉन्ग कोट पहने उसके बताए गए कैफ़े के अंदर दाखिल हुई। सामने काउंटर पर खड़ी लड़की को देखकर वो इसी के जानिब लपकी। तुम? जी मैं, सर्दमहरी से जवाब दिया गया। क्या तुम वही हो जो? जी मैं वही हूँ जिससे तुम्हें बहुत कुछ सीखना था। तो तुम मुझे अपना वक्त कब दे सकती हो? कल सुबह से आ जाना, यही इसी कैफ़े में। वो कॉफ़ी का मग कपड़े से साफ कर रही थी। जीना को लगा शायद वो किसी गलत लड़की से मिल रही है। एक कैफ़े चलाने वाली लड़की जो कॉफ़ी के मग साफ कर रही है, वो इसे क्या सिखाएगी? कॉफ़ी बनाना? अच्छा मजाक है। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? इसने अपना शक दूर करने के लिए सवाल किया। लाइला सुल्तान। मेरा नाम लाइला सुल्तान है। बाप धोम, घायल आहो। वो बेड पर बैठा सिगरेट सुलगा रहा था। सफ़ेद शर्ट खून में लथपथ सुर्ख पड़ चुकी थी। इसके होंठों से रसना खून सिगरेट पर छू जाने का निशान छोड़ रहा था। खून में नहाया वो शख्स लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था। आंखें अंगारे की मानद भड़क रही थी, यूं कि अभी इनसे आग बरसेगी। इसके पैरों में पड़ी एक लाश जिसके होंठ ऐसे लगते थे कि किसी ने काट खाए हों और आंखें जैसे किसी ने नोच कर बाहर निकाली हों। जिस्म पर कपड़े बनाए नाम बचे थे। जो तूफान वो लड़की इसके अंदर बर्पा करके गई थी, इसकी लिपट में आकर एलिश बड़ी बेदर्दी के साथ मारी गई थी। लेकिन तूफान अभी टला नहीं था। वो मजीद तेजी के साथ इसके अंदर दौड़ रहा था। इसने पास पड़ी शराब की बोतल उठाकर अपने सर पर उंडेली। अब वो खून के बाद शराब से नहा चुका था, मगर इसे कहीं भी सुकून न मिला। सुकून तो अब इसे सिर्फ उस लड़की की मौत दे सकती थी। एलिश ने जब दरवाज़ा खोला तो सामने वो बेड पर बंधे हाथों से लेटा हुआ था। सिक्योरिटी गार्ड जीना के पीछे भागा था। एलिश ने जल्दी जल्दी डीमन के दोनों हाथ बारी बारी खोले। वो नहीं जानती थी कि वो कितने बड़े हैवान को आज़ाद कर रही है। वो अपनी मौत को खुद दावत दे रही थी। डीमन के सर पर खून सवार था। एक लड़की इसे बेवकूफ़ बनाकर चली गई थी और वो बेबसी के साथ बस देखता रह गया था। इस वक्त वो अपने आपे से बाहर हो रहा था। इसका जोर चलता तो वो पूरी दुनिया को आग लगा देता। डीमन डार्लिंग, गुस्सा मत हो, वो लड़की पकड़ी जाएगी। एलिश ने नरमी के साथ डीमन के गाल थामे। डीमन ने खुद पर काबू रखते हुए आंखें बंद की। नहीं, इधर नहीं। वो खुद पर काबू रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। चली जाओ यहाँ से, वरना बहुत पछताओगी। इसने एलिश को आखिरी धमकी दी। डीमन, क्या हुआ है तुम्हें? डीमन का जिस्म बेतहाशा तप रहा था। एलिश को लगा कि अगर इसने डीमन के गाल मजीद देर तक छुए तो इसके हाथ जल जाएंगे। इसकी अंगारा होती निगाहों में मजीद देखा तो वो यहीं भस्म हो जाएगी। देखो, गुस्सा नहीं करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। आओ इस रात को हसीन बनाए। इसने डीमन को ठंडा करने की नाकाम सी कोशिश की। वो चुप बैठा रहा। वो इस जगह कोई खून खराबा नहीं करना चाहता था। ये इसकी जगह, इसका इलाका नहीं था, वरना अब तक एलिश की जुबान इसके हाथ में होती। अच्छा, तुम्हारा मूड नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा मूड बना सकती हूँ। वो चेहरे पर मस्ती सजाए डीमन के कदमों में जा बैठी। इसके हाथ डीमन के पाँव से होते हुए टांगों की जानिब बढ़ रहे थे। वो अपने लम्ब से डीमन को अपने करीब करने की कोशिश कर रही थी। और फिर वही हुआ जो होना था। वो खुद पर से काबू खोता गया। कौन सी जगह, कौन है सामने, वो पल भर में भूल गया। दिमाग पर दरिंदगी और हवस तारी हो चुकी थी। इसने एलिश के बाल जोर से पकड़कर इसे अपने कदमों से उठाया। साइड टेबल पर पड़ी एक सुर्ख गेंद इसने एलिश के मुंह में डाली और इसके गिर्द लगी चेन सर के गिर्द बांधी। इसकी आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। वो मुस्कुराई, ये जाने बिना कि अगले कुछ लम्हे इसकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में से एक होंगे। चंद मिनटों में एलिश को अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद वो इसका बेदर्दी से कत्ल कर चुका था। सिक्योरिटी गार्ड हाली हाथ वापस कमरे में लौटा। सामने एलिश की लाश को देखकर इसके रोंगटे खड़े हो गए। बेड पर बैठा डीमन शराब की सारी बोतलें अपने ऊपर अंडेल चुका था।
डीमन ने एक नज़र उठाकर सिक्योरिटी गार्ड को देखा। वो गहरे शॉक में खड़ा था। फिर इसके कदम सिक्योरिटी गार्ड की तरफ बढ़े। गार्ड की सांसें थम गई। क्या वो इसका अगला शिकार होगा? वो इसके करीब आकर रुका। यहाँ की सफाई अच्छे से कर देना। और ये लड़की कब यहाँ आई और फिर कहाँ गई, ये बात जब तक राज है तब तक तुम जिंदा रहोगे। साफ सफाई करने में मेरे बंदे तुम्हारी मदद करवाएंगे। इसने मुड़कर देखा तो 4 आदमी इसके पीछे खड़े थे। वो अपनी जगह से हिल भी ना पाया। और हाँ, जितने पैसे चाहिए हों इन्हें बता देना, कल तक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। वो इसके कान के करीब बोलते हुए बाहर निकला। गार्ड ने बहुत सारा थूक निकला। कमरा तारीकी में डूबा हुआ था, मगर दीवारों पर पहली सुर्खी यूं मालूम पड़ता था जैसे दीवारों से खून रस रहा हो। वो मेज़ के करीब अपनी कुर्सी जमाए बैठी थी। इसके पीछे दीवार पर लटका नोटिस बोर्ड एक ही शख्स की तस्वीरों से भरा पड़ा था, जिनमें से चंद एक पर सुर्ख गोल दायरे बने हुए थे। इसने बहुत देर अपना दिमाग लड़ाने के बाद हाथ में थामी घड़ी में दूसरी बार पासवर्ड डाला। इनकरेक्ट पासवर्ड। स्क्रीन पर जगमगाने वाले पैगाम को देखकर इसके चेहरे पर नागवारी फैल गई। इसका दिल चाहा कि वो इसी घड़ी को ज़मीन पर जोर से दे मारे, मगर फिर खुद पर काबू पाते हुए वो रुक गई। फिलहाल घड़ी इसके किसी काम नहीं आ रही थी। उसे जल्द से जल्द कुछ करना था। कोई सबूत, कोई सुराग डीमन के खिलाफ ढूंढना था। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, फिर पीछे पलटी, नोटिस बोर्ड पर एक नज़र घुमाई। अगर मैं अपना बदला ना ले पाई तो वादा करती हूँ तुम्हारे मारने से पहले मैं खुद को खुद ही मार दूंगी। वो बिना पलक झपके सर्द आंखों के साथ इन तस्वीरों को घूर रही थी। मैं तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगी, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। निगाहों में सुर्खी उतरी, सांस साकिन हो गई। वो इरादा कर चुकी थी और वो पीछे हटने वालों में से नहीं थी। सामने लगी डीमन की मुस्कुराती हुई तस्वीर को देखकर गुस्से की एक लहर इसके जिस्म में दौड़ी। जुनून में पागल होते हुए इसने मेज पर पड़ा चाकू उठाया। इसने तस्वीर के मजीद करीब आते हुए अपना पहला वार किया और फिर अनगिनत हमले तस्वीर पर किए गए। इतने की तस्वीर फटकर खुद ब खुद नीचे जा गिरी। स्याही में डूबे आसमान ने सूरज को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अर्श पर गहरे सुरमई बादल और ज़मीन पर धुंध का राज था। धुंध में लिपटा कब्रिस्तान दहशतनाक मंजर पेश कर रहा था। दरख्त की शाहों और कब्रों की तख्तियों पर बैठे रेवन हर आते जाते को घूर रहे थे। वो हाथ में सफ़ेद गुलाबों का गुलदस्ता लिए कब्रिस्तान के अंदर कदम बढ़ा रहा था। तेज़ भूरे रंग के कोट के नीचे हमरंग स्वेटर पहना हुआ था। वो एक एक कदम बहुत आहिस्ता आहिस्ता रख रहा था। इसके सामने से गुजरते लोगों के चेहरों पर अजीब सा खौफतारी था, यूं जैसे कब्रों में लेटे मुर्दे अभी जिंदा हो जाएंगे और इन्हें मार डालेंगे। कब्रों पर नज़र दौड़ाते हुए वो किसी सोच में गुम था। कब्रिस्तान से कौन डरता है? कब्र में लेटे मुर्दों से हमें क्या ही खतरा हो सकता है? वो तो अपनी कब्र में लेटे आराम फरमा रहे हैं। भला वो किसी इंसान को क्या ही कहते हैं? सच कहूँ तो कभी कभी मुझे मुर्दों पर रश्क आता है। सदियों से एक ही जगह पड़े आराम कर रहे हैं और कोई इन्हें तंग नहीं करता। वो अपनी कब्र में महफूज हैं और यहाँ जीता जागता इंसान कहीं भी महफूज नहीं है। वो एक कब्र के सामने आकर रुक गया। कब्र पर लगी तख्ती पर एडम एडिसन नाम दर्ज था। कभी कभी दिल करता है कि मैं भी एक कब्र खोद लूँ और इसमें खुद को दफन कर लूँ। रूह तो पहले ही मर गई है, ये चलती सांसें भी दम घुटने की वजह से बंद हो जाएंगी। फिर मैं सदियों यहाँ लेटकर आराम करूँगा, पुरसुकून और बिना किसी खौफ के ज़िंदगी गुजारूँगा। मगर ज़िंदगी वो तो ख़त्म हो जाएगी। मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। लेकिन क्या मुर्दा लोग दोबारा कभी ज़िंदा नहीं होते? तो मरना कैसा होता है? क्या मरने के बाद कुछ महसूस नहीं होता? लेकिन क्या कुछ महसूस ना करवाना एक नेमत नहीं है? वो दर्द, वो तकलीफ़, वो अज़ियत, वो दाग जो मेरी रूह पर लगे हैं, मुझे महसूस ही ना हो, क्या ये एक नेमत नहीं है? हाँ, ये एक नेमत है। काश मैं मर जाऊँ, काश मैं मर जाऊँ। वो आपदीदा आंखों के साथ अपने बाप की कब्र पर फूल रख कर उठा। यजीन एडम यहाँ खड़ा कब्रों में लेटा मुर्दों को हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। बहुत जल्द वो इनसे जा मिलेगा, ये उसका गुमान था। चंद लम्हों बाद वो दबे दबे कदम उठाता कब्रिस्तान से बाहर निकलता दिखाई दिया। कब्रिस्तान का स्याह सुलाखदार गेट खुला पड़ा था, जिसके ऊपर रेवन मोर ग्रेवयार्ड नाम की तख्ती लटक रही थी।
वो गर्दन झुकाए अपनी किसी सोच में ऐसा मगन था कि अजलान कब इसके करीब आया इसे भिनक तक न पड़ी। अजलान ने अपना गला खंखारा। अगर वो इसे हाथ लगाता तो यजीन को 1000 वॉट का झटका लगता। इतना तो वो जान ही चुका था। कैसे हो क्यूटी? वो पुरजोश अंदाज में मुखातिब हुआ। खुशगवार चहकता हुआ चेहरा। ये इधर कैसे? वो अजलान को कब्रिस्तान के बाहर देखकर हैरान हुआ। मैं ये पास वाले पार्क में जॉगिंग करने आया था। तुम बताओ, कब्रिस्तान क्यों आए थे तुम? बाबा की कब्र पर आया था। उन्हें सफ़ेद गुलाब बेहद पसंद थे। बस वही देने आया था। ओह, आई एम सॉरी। इसे अपना सवाल पर शर्मिंदगी हुई। यजीन बिना कोई जवाब दिए खामोशी के साथ आगे चल दिया। वो भी यजीन के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। दोनों में गहरी खामोशी छा गई। मगर अजलान, वो खामोश रह सकता था? अंकल का इंतकाल कब हुआ? इसने अचानक सवाल किया तो यजीन ने इसे गर्दन मोड़कर इसे देखा। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैंने वैसे ही पूछ लिया था। वो एक बार मजीद शर्मिंदा हुआ। 5 साल का था मैं। बोलते बोलते इसकी आंखों में कुछ झलका था, कुछ टूटी हुई उम्मीदें, कुछ बिखरे ख्वाब। मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर। तुम किस तकलीफ से गुजरे होगे, मैं इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। वो वक्त तुम्हारे और आंटी के लिए कितना मुश्किल होगा। वो अफसोस बड़े अंदाज में अपनी बात मुकम्मल करने में मगन था कि जब यजीन ने इसे टोका। बाबा की पहली बरसी से पहले ही मामा मुझे अपने दूसरे शोहर के पास छोड़कर तीसरे शोहर के पास जा चुकी थी। वो तलही से मुस्कुराया, फिर नम आंखों के साथ आगे चल दिया और अजलान में इसका पीछा करने की हिम्मत न हुई। सुर्ख आसमान, शदीद सुर्ख, यूं जैसे आसमान से आज पानी की जगह खून की नदियां बरसेंगी। तेज आंधी जमीन पर पड़ी हर शय को अपनी लपेट में ले रही थी। दरख्तों के अनगिनत पत्ते झड़ चुके थे। अनकरीब दरख्त भी अपनी जगह से उखड़ने वाले थे। सितारे चांदी के दानों की तरह चमकने की बजाय किसी कोयले की मानद स्याह पड़ते थे। चांद रोशनी नहीं, अंधेरे फैला रहा था। आसमान सुर्ख था, तो मतलब क़यामत आ चुकी थी। वो वक्त आ चुका था जब हर चीज़ का हिसाब किताब होगा। लेकिन इस सब मंजर में वो न डर बाहिम्मत खड़ी नजर आ रही थी। कोई आंधी, कोई तूफान इसे यहाँ से हिलने पर मजबूर नहीं कर सकता था। इसने पैरों तक आता सुर्ख चोगा ओढ़ रखा था, जिसका हुड माथे से नीचे तक आता था। आंखों में तैश, बदले की चमक, बेहिसी और क्या कुछ न था। इसने अपनी दाएं जानिब मुड़कर देखा। इसके साथ एक वजूद खड़ा था, स्याह चुगे वाला शख्स, जिसके सीने तक इसका सर पहुंचता था। चेहरा स्याही में ढका हुआ था। वो इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा था। वो पल भर को मुस्कुराई। दोनों हमरा खड़े बेहद हसीन नजर आ रहे थे। वो साथ थे तो लग रहा था कि दुनिया की कोई ताकत इन दोनों को हरा नहीं सकती। जीना ने हाथ आगे बढ़ाते हुए इसका हाथ थामा। इसने दूसरे हाथ में थामी कुल्हाड़ी हवा में लहराई। रेवन का एक झुंड इनके सर पर मंडलाने लगा। स्याह चुगे वाले शख्स की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। जीना ने इसकी सिमत देखा और इस शख्स ने इसकी सुरमई आंखों में। अगले ही लम्हे इसने जीना को पीछे की तरफ धक्का दिया। आंखों में बेयकीनी लिए वो किसी ना खत्म होने वाली खाई में गिरती गई। हर तरफ अंधेरा छा गया और इसका वजूद इन अंधेरों में कहीं गुम हो गया। जीना ने गहरा सांस लेते हुए अपनी आंखें खोली। सांस अब तक फूली हुई थी। इसने अपने इर्द गिर्द देखा। हर तरफ अंधेरा था। इसका दिल घबराने लगा, कहीं वो अंधेरे में गुम न जाए। इसने बिना कोई पल ज़ाया किए साइड मेज पर रखे लैंप को जलाया। कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। वो एक भयानक ख्वाब से जागी थी और अब मुसलसल इसी ख्वाब के बारे में सोचे जा रही थी। वो विलमोर्थ के अंदर दाखिल होते हुए साथ ही डीमन के कमरे की तरफ चल दिया। अंदर कदम रखते ही इसने सामने कुर्सी पर डीमन को बैठे पाया। चेहरे पर सख्ती आज कुछ ज़्यादा थी। आंखें गुस्से के मारे शदीद सुर्ख पड़ी थी। वो हाथों को बार बार सामने मेज़ पर मारता, फिर अपनी गर्दन के पिछले हिस्से में बने जख्म को खुजलता। ज़यान चुपचाप जाकर चमनी के पास जा बैठा। एक दिन के अंदर अंदर मुझे ये लड़की इस किले के अंदर चाहिए, इसने मेज़ पर बड़ी तस्वीर को देखते हुए कहा। ज़यान, जो इससे कुछ फासले पर बैठा चिमनी में सुलगती हुई आग में अपने हाथ सेक रहा था, खामोश ही रहा। वो मुझे हराएगी? वो एक लड़की? वो अभी जानती नहीं है मुझे। मैं इसका वो हशर करूँगा कि इसकी रूह तक कांप उठेगी। वो गुस्से में फंकारा। ज़यान इसकी ये बातें सुनकर तंग आ चुका था। वो हर शिकार को मारने से पहले ऐसे ही अल्फाज दोहराता था। तुम्हारे पास एक दिन है। एक दिन के अंदर अंदर इस लड़की को एक महीने तक काम हो जाएगा। चिमनी में जलती आग का अक्स इसकी स्याह आंखों में झलका।
1 महीना? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? और तुम होते कौन हो जो मुझे बताओगे? मुझे 1 दिन के अंदर अंदर वो यहाँ चाहिए तो चाहिए। वो अपनी पूरी कुव्वत लगाकर चिल्लाया। ज़यान ने शाने उचकाते हुए इसकी जानिब देखा। आवाज़ आहिस्ता रखो, मेरे कान का पर्दा फाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसने उकताते हुए कदरे नागवारी के साथ अपने कानों में उंगली फेरी। ना तो मुझे तुम्हारी धमकियों से खौफ आता है और ना ही तुम्हारे इस लहजे से। फिर अपनी जगह से उठकर डीमन की तरफ कदम बढ़ाए। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम नहीं। गलत, मेरा कोई बॉस नहीं है। मैं अपना बॉस खुद हूँ। मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और ना ही मैं किसी को इस चीज़ की इजाज़त देता हूँ। तुम्हारे जैसे 10 और लोगों के साथ काम करता हूँ, उनके दिए गए टारगेट को मारता हूँ, मगर इनमें से कोई भी मुझे कंट्रोल नहीं करता, ना ही तुम। डीमन ने दांत पेंच कर खामोश रहने का इरादा किया। काम हो जाएगा, लेकिन मैं रकम दुगनी लूँगा। दुगनी क्यों? मेरे कुछ उसूल हैं। मैं औरतों और बच्चों को नहीं मारता और मेरे लिए मेरे उसूल बहुत कीमती हैं। एक मामूली सी रकम के लिए मैं अपने उसूल क्यों तोड़ूं? डीमन लम्हे भर को खामोश हुआ, फिर इस्तराब से अपना रुख बदला। तुम्हें तुम्हारी मर्जी की कीमत मिल जाएगी, लेकिन मुझे ये लड़की कल तक इधर चाहिए। इसने अपनी शर्त बताते हुए एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया। 1 महीना लगेगा। मुझे मज़ीद 60 टारगेट पहले ही मिल चुके हैं। मुझे मज़ीद 7 टारगेट पहले ही मिल चुके हैं। इनके बाद इस लड़की की बारी आएगी। इसने लापरवाही से तस्वीर की तरफ देखा जो कि उल्टी पड़ी थी। तो ठीक है, फिर मैं किसी और से कह दूंगा। तुम जा सकते हो। वो इंतज़ार नहीं कर सकता था। वो लड़की इसकी मौत थी। इससे पहले कोई इसके खिलाफ कुछ करे, डीमन को इसका खेल ख़त्म करना था। ज़यान बेतासुर अंदाज में वापस पलटने लगा कि अचानक हवा का झोंका कमरे में दाखिल हुआ। खिड़की पर टंगे पर्दे हवा के झोंके से फड़फड़ाए। मेज़ पर रखी तस्वीर हवा में लहराई और यकयक ज़यान के चेहरे से टकरा कर एक लम्हे के लिए रुकी। ज़यान ने तस्वीर को थामा। अपने मुंह से पीछे करते हुए इसने एक नज़र तस्वीर को देखा। इसकी आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गई। वो इससे अभी कुछ दिन पहले ही तो टकराया था। तो क्या वो इस रात डीमन से दूर भाग रही थी? ये टारगेट मुझे चाहिए। वो बिना कुछ सोचे बोला। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे इस लड़की का खेल जल्द अज जल्द ख़त्म करना है। मैं परसों को कुछ दिन के लिए ग्लासगो जा रहा हूँ। मेरे जाने से पहले मुझे ये लड़की इधर चाहिए। एक लड़की से तुम्हें इतना डर लग रहा है? हैरत है। डरता नहीं हूँ इससे, मगर इसके पास मेरी घड़ी है। वो घड़ी जिसमें मेरे सब राज दफन हैं। मेरे सारे गैर कानूनी काम और इन केसेस की फाइल्स जो मेरे खिलाफ उठे थे, लेकिन मैंने इन्हें दबा दिया था। और मेरे इस बैंक की स्टेटमेंट जो पूरी दुनिया से पोशीदा है, इस घड़ी में मौजूद हैं। वो लड़की बड़ी चालाकी के साथ मेरे साथ खेल गई। अगर इसने वो सब लीक कर दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वो एक लड़की के हाथों अपनी सालों की मेहनत बर्बाद होता नहीं देख सकता था। ज़यान अपने निचला होंठ दांतों के बीच दबाते हुए हल्का सा मुस्कुराया। इस लड़की में दम तो था। वो किसी हद तक इससे मुतासिर हुआ। अगर इसने सब लीक करना होता तो वो अब तक कर चुकी होती। वो अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कह उठा। वो वाकई कर चुकी होती अगर इसे घड़ी का पासवर्ड पता होता। घड़ी इसे सिर्फ 3 मौके फराहम करेगी। अगर इसने 3 बार में से एक बार भी सही पासवर्ड ना डाला तो घड़ी खुद को हमेशा के लिए लॉक कर लेगी और अंदर मौजूद सारा डाटा खुद ब खुद ही उड़ जाएगा। वो अभी भी तकरीबन बचा हुआ था। फिर मसला क्या है? इतनी जल्दी क्यों है इसे मारने की? किसने कहा मुझे इसे मारने की जल्दी है? उस दिन मैंने इसके हुस्न का दीदार इतने करीब से किया, लेकिन उसको छू नहीं पाया, अपना नहीं बना पाया। वो आंखें बंद किए जीना को अपने बेहद करीब महसूस कर रहा था। ज़यान के चेहरे पर सख्ती छा गई। मुझे वो लड़की चाहिए क्योंकि इसका ख्याल मुझे दीवाना कर रहा है। वो मेरे हवासों पर छा चुकी है। जब तक इसके साथ मिलकर कुछ लम्हे रंगीन नहीं कर लेता, रातें नहीं गुजार लेता, मुझे सुकून नहीं आएगा। वो हवस के नशे में चूर अपने हवास खो चुका था और इसके बाद मैं इसे अपने हाथों से कत्ल करूँगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसके बाप को किया था। मैं टारगेट को सिर्फ मारता हूँ, इसे किसी की हवस के लिए अगवा नहीं करता। इसने मेज़ पर जोर से मुक्का मारा। फिर मैं ये टारगेट किसी और 1 महीने के अंदर अंदर लड़की मिल जाएगी, लेकिन कोई दूसरा इसे हाथ भी ना लगाए, वरना वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। अपनी आखिरी बात कहते हुए ज़यान वापस पलटा, फिर कमरे से बाहर निकला। डीमन ने जीना की तस्वीर की जानिब एक बार फिर देखा। मैं 1 महीना इंतज़ार करूँगा, सोच है तुम्हारी। वो कमीनी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए जीना को घूर रहा था। अपने पोषण से निकलने के बाद वो सीढ़ियाँ उतर रही थी। कहीं जा रही हो तुम?
फ्यूना के सवाल पर वो आखिरी सीढ़ी पर आकर रुकी। जी, इसे यह सवाल सुनकर हैरत हुई। फिर वो हाथ बांधे अपनी माँ के सामने जा खड़ी हुई। मैंने पूछा, कहीं जा रही हो तुम? जीना ने एक नज़र अपनी माँ की तरफ देखा। क्या ये औरत इससे सवाल जवाब करने का हक रखती थी, जिसने इतने सवालों में कभी इसका हाल नहीं पूछा? आज वो इसकी परवाह कर रही थी। हैरत अंगेज बात थी। हैरियत, आपको मेरी इतनी परवाह क्यों हो रही है? इसने माथे में बल डाले एक तंजिया निगाह अपनी माँ पर डाली। बेटी हो तुम मेरी, मैं और तुम अलग तो नहीं है, तुम मेरे वजूद का हिस्सा हो, वो बेहद शफ़क़त और प्यार भरे अंदाज में कह रही थी। जी, इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरह का बर्ताव करे। इतने अरसा अपनी मोहब्बत से महरूम रखने के बाद आज इसकी माँ दुनिया जहाँ का प्यार इस पर लुटा रही थी, अब तो माँ का प्यार भरा एक जुमला भी इसे दुनिया जहाँ का प्यार लुटाने लगता था। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, होना भी चाहिए। मैं ये भी जानती हूँ कि मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई, तुम्हें अपना प्यार नहीं दे पाई, हमेशा तुम्हें खुद से दूर रखा, मगर तुम मेरी इकलौती औलाद हो जीना। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। प्लीज़ मुझे इस घर से नहीं निकालो। फ्यूना की बात सुनकर जीना तल्खी से मुस्कुराई। तो असल बात ये थी कि उन्हें घर से निकाले जाने का दुख था। मुझे गलत मत समझना जीना, मैं सच में सिर्फ तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे और जेम्स को भी। सीधा सीधा बोलें कि आप मुझे नहीं बल्कि इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती, क्योंकि जितना आपका शोहर कमाता है इस पे रेंट पर घर लेना मुमकिन नहीं, और ना ही आप दोनों के पास इतनी जमा पूंजी है कि एक नया घर खरीद सकें। जीना, मेरी मजबूरी को समझो प्लीज़। मेरा वादा है, जेम्स अब तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगा। इसने मुझसे वादा किया है कि वो तुमसे दूर रहेगा। जेम्स और इसके वादे, तंज करते हुए इसने नफ़ी में सर हिलाया। अपनी माँ का एतबार करो जीना। ठीक है, आप यहाँ रह सकती हैं, लेकिन अगर आपका शोहर मुझे अपने इर्द गिर्द नज़र भी आया तो हरेसमेंट का केस करके इसे जेल में बंद करवा दूंगी। और आप जानती हैं कि मैं सिर्फ कहती नहीं हूँ, करके दिखाती हूँ। वो दो टोक अंदाज में कहती हुई दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ गई। वो लाइब्रेरी के खामोश और पुरसुकून माहौल में बैठा था। एक हाथ से कॉफ़ी के मग को थामे दूसरे हाथ में पकड़ा कलम मुसलसल चल रहा था। आज के इस जदीद दौर में भी वो कागज़ और कलम का इस्तेमाल करता था। लूना इसके पास मेज़ पर लेटी सो रही थी। बाज़ लोग हमारी अंधेरों से भरी ज़िंदगी में रोशनी की मानद होते हैं। इनका होने का एहसास ही हमें ज़िंदा रहने पर मजबूर करता है। वो चाहे हमारे लिए कुछ करें या ना करें, हमें बस ये तसल्ली होती है कि वो हमारे साथ हैं। और जब वो शख्स हमारे लिए कोई मामूली सी कोशिश भी करे तो हमें बेइंतहा खुशी मिलती है। एक पल को वो मुस्कुराया। मेरा और जीना का साथ भी कुछ यूं ही है। वो मेरे साथ मौजूद होती है तो ऐसा लगता है किसी ने सहरा में गुलाब खिला दिया हो। है ना यह अनोखी बात? जैसे मेरा हंस देना एक अनोखी बात है, और यह अनोखी बात सिर्फ जीना के साथ ही होती है। मैं नहीं जानता कि वो क्या जादू करती है, मगर जब मैं इसके साथ होता हूँ तो मुझे अपने सब गम भूल जाते हैं। खुद से नफरत की बजाय प्यार होने लगता है। इसको देखता हूँ तो किसी और ही दुनिया में खो जाता हूँ। हाँ, वो मुझे डोमिनेट करती है, लेकिन मुझे इसकी डोमिनेंस में रहना अच्छा लगता है। ये मोहब्बत है या पागलपन, मैं नहीं जानता। बस ये जानता हूँ कि इसका मेरे साथ होना मुझे अच्छा लगता है। वो एक ही रिदम में सब लिख गया। फिर इसने कागज़ पलटा। अभी वो दोबारा कुछ लिखने ही वाला था कि सामने से वो आती दिखाई दी। इसे देखकर वो लिखना भूल गया। आंखें इसे देखकर चमक उठी, सांसें साकिन हो गई, दिल थम गया। वक्त पल भर को आगे बढ़ने बंद हो गया। वो एक शानदार मेहरून रंग का पेंट कोट पहने हुए थी। डबल ब्रेस्ट ब्लेयर्स पर लगे बटन बंद थे। डबल ब्रेस्ट ब्लेजर पर लगे बटन बंद थे। ब्लेजर के नीचे हम रंग खुला और सीधा ट्राउज़र पहन रखा था। पाँव में पहनी स्याह पॉइंटेड हील्स जिन पर सुनहरी स्ट्रिप लगी हुई थी। खामोशी का तसलसल तोड़ते हुए हर कदम रखने पर टिक टिक की आवाज़ निकाल रही थी। हाथ में स्याह पर्स पकड़ रखा था। कानों में आज इसने कुछ नहीं पहना था। मेकअप ज़रा हल्का था, मगर होंठों पर लगी मेहरून रंग की सुर्खी ऐन नुमाया थी। पलकों पर लगा मस्कारा इसकी आंखों को मज़ीद दिलकश बना रहा था। बालों को हल्का हल्का कर्ल करके आगे की तरफ गिराया हुआ था। वो तेज़ तेज़ चल रही थी, मगर इसका एक बाल भी इधर से उधर नहीं हुआ। बाजू पर पट्टी अभी भी बंदी थी, जो कि ब्लेज़र की वजह से ढकी हुई थी, लेकिन वो हल्की सी नज़र आने वाली पट्टी पर भी गौर कर चुका था। वो इसे यूं ही बगौर देखते हुए एक एक चीज़ का जायज़ा ले चुका था। तो तुमने मेरे कहने पर लिखना शुरू कर ही दिया? वो इसके करीब आकर खड़ी हुई। यजीन बुकलाकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ।
इसने होश में आते ही जल्दी से कागज़ अपने पीछे छुपाए। हाँ, बस कोशिश जारी है। तुम्हारा बाजू कैसा है अब? दर्द तो नहीं हो रहा? बाजू तो ठीक है, बल्कि पहले से काफ़ी आराम है। लेकिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक पट्टी की हुई है मैंने। और तुम इधर? कोई काम था मुझसे? असल में मुझे साथ कैफ़े में कुछ काम था। यहाँ से गुज़र रही थी तो सोचा तुमसे मिलती जाऊँ और देख कर आऊँ कि तुम क्या कर रहे हो। वो हल्का सा मुस्कुराई। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि तुम्हें लिखता हुआ देखकर। लाओ मुझे पढ़ने दो, क्या लिखा है तुमने? इसने हाथ आगे बढ़ाया। नहीं, अभी नहीं। फिर कब? जब मेरा पहला ड्रॉप मुकम्मल हो जाएगा, फिर तुम पढ़ना। अभी तो बस 2-3 सफ़े ही लिखे हैं। इसने बात को टालना चाहा। इसने यज़ीन को चंद लम्हे घूरा। वो बुकलाया बुकलाया सा लग रहा था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। मगर मुझे अभी पढ़ना है। जितना भी लिखा है दिखाओ तो सही। अभी बहुत रफ ड्राफ्ट है, फिर कभी सही। इसने एक बार फिर टालना चाहा। यज़ीन, मैंने कहा मुझे दिखाओ। वो रोब जमाते हुए बोली तो यज़ीन का सांस फूलने लगा। माथे पर ठंडे पसीने छूटने लगे। वो जीना को कैसे इनकार करे? क्या इसने जीना को इनकार करना सीखा था? इसने अपने पीछे छुपाए कागज़ जीना की तरफ बढ़ाना शुरू किया। तुम इधर खड़ी हो? जल्दी चलो, लाइला तुम्हें बुला रही है। अज़लान की आवाज़ इन दोनों के कानों में पड़ी और इन दोनों की तवज्जो का मरकज़ टूटकर अज़लान की जानिब बढ़ा। तुम चलो, मैं आती हूँ। नहीं, साथ ही चलते हैं। मैं अकेला गया तो वो बहुत गुस्सा होगी। पहले ही तुम लेट हो। अज़लान ने यज़ीन को पुरसुकून रहने का इशारा किया। वो कहना चाहता था कि मैं सब संभाल लूँगा। रात को मिलते हैं यज़ीन। लायला को मेरी कुछ मदद चाहिए तो मैं चलती हूँ। वो फट से झूठ बोलते हुए पलटी। यज़ीन ने सुख का सांस लिया। अज़लान इसको देखकर मुस्कुराया और फिर जीना के पीछे चल दिया। कभी कभी ये भी काम आ जाता है। वो दिल ही दिल में खुश हुआ। लाइब्रेरी से बाहर निकलने के बाद दोनों के कदम कैफ़े की तरफ बढ़ने लगे। यज़ीन की दोस्ती हुई तुमसे? थोड़ी बहुत। आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद फ्रैंक हो जाएगा। देखो अज़लान, मैं सिर्फ उसकी भलाई चाहती हूँ। तुम्हारी इससे दोस्ती करवाने का मकसद सिर्फ इतना था कि तुम अपनी तरह इसे भी ज़िंदगी खुलकर जीना सिखाओ। इसे ज़िंदगी की तरफ वापस लाने में मेरी मदद करो। वो यज़ीन के लिए काफ़ी फ़िक्रमंद रहती थी, लेकिन खुद भी कई मसाइल में गिरी हुई थी। ऐसे में वो ना खुद सही से ज़िंदगी जी पा रही थी और ना ही यज़ीन को मजबूर कर पा रही थी। इसके दिमाग में सबसे पहला ख़्याल अज़लान का आया था। वो बिना यज़ीन को जज किए इसके साथ अच्छे से वक्त गुजार सकता था और जीना को ऐसे ही किसी शख्स की तलाश थी। बेफ़िक्र रहो। शुरू में वो बिल्कुल भी बात नहीं करता था, मगर अब वो मेरे साथ अपनी बातें शेयर करने लगा है। आज इसने मुझे अपनी फ़ैमिली के बारे में बताया। कुछ वक्त लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो भी हंसने मुस्कुराने लगेगा। इसने जीना को उम्मीद दिलाई। जीना ने अज़लान को स्कॉटिश नेशनैलिटी दिलवाने में खूब मदद की थी। इन दोनों की मुलाकात इसी सिलसिले में हुई थी और फिर बातचीत करते करते दोस्ती हो गई। तुम कैफ़े के अंदर जाओ, मुझे कुछ काम है। मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। कैफ़े के दरवाजे के पास पहुंचकर इसने जीना को अंदर चलने का इशारा किया और खुद अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। जीना अंदर दाखिल हुई तो सामने ही वो खड़ी इसका इंतज़ार कर रही थी। डिज़ाइन अपने कमरे से निकलता दिखाई दिया। स्याह पेंट कोट पर सुरमई रंग की टाई लगी हुई थी। बाल जेल की मदद से पीछे की तरफ बनाए हुए थे। राहदारी से गुजरते हुए इसने किसी को कॉल मिलाई। यस बॉस। फ़ोन एक रिंगिंग पर ही उठा लिया गया था। आज रात तक मुझे वो लड़की विलमोर्थ में मिल जानी चाहिए। एमर इस लड़की का पीछा कर रहा है। इस वक्त वो किसी कैफ़े में मौजूद है। ध्यान रहे, इसके बाहर निकलते ही काम हो जाना चाहिए। जो हुक्म बॉस। एक बात याद रखना, अगर रात तक तुम इस लड़की को लेकर विलमोर्थ ना पहुंचे तो तुम्हारे जिस्म के 100 टुकड़े मैं अपने हाथों से करूंगा। इसने धमकाते हुए सदमहरी के साथ कहा। दूसरी बात, इस सब की खबर ज़यान को नहीं होनी चाहिए, वरना मेरे मारने से पहले वो तुम्हें खुद ही मार देगा। वह ज़यान को जानता था। वो अपना शिकार किसी और के हाथों में देखकर शिकार की हिफाजत करने वालों में से था। इसने फ़ोन काट दिया। राहदारी के आखिर में लगी लिफ्ट के पास इसका मुलाजिम पहले ही खड़ा था। डिज़ाइन को अपनी तरफ आता देखकर इसने लिफ्ट का दरवाज़ा खोला। वो लिफ्ट के अंदर दाखिल हुआ तो मुलाजिम ने जल्दी जल्दी लिफ्ट का बटन दबाया। चंद लम्हों बाद वो दोनों ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद थे। गुड मॉर्निंग, आयोना ने इसे देखते साथ कहा। डिज़ाइन ने इसे देखकर मुस्कुरा दिया। मेरी सुबह तो अब हसीन हुई है। वो आयोना का हाथ थामते हुए इसके करीब बढ़ा। वो साकित खड़ी रही। मैं कुछ दिनों के लिए ग्लासगो जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चल रही हो? मैं सोच रही थी कि मैं इधर ही रुक जाती हूँ, वो घबराते हुए बोली। नहीं डार्लिंग, तुम मेरे साथ चलोगी, इसने बड़े प्यार के साथ कहते हुए आयोना की कलाई थामी। मगर जो जख्म तुमने मुझे सालों पहले दिया था, इसकी सज़ा अभी बाकी है। तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरे बगैर चंद दिन भी सुकून से गुजार सकती हो? इसने आयोना की कलाई मज़ीद ज़ोर से पकड़ी।
तुमने मेरे साथ बेवफाई की थी, मुझे धोखा दिया था। अगर मुझे अपने पब्लिक इमेज की परवाह ना होती तो अब तक तुम जिंदा ना होती। इसने कलाई इतनी जोर से दबाई कि आयोना को लगा इसका हाथ बाजू से अलग हो जाएगा। इसकी आंखें दर्द के मारे भीगने लगी। नहीं, नहीं आंसू, तुम बचा कर रखो, अगले कुछ दिन काम आएंगे। वो इसके आंसू साफ करने लगा। प्लीज़ टिज़ियन, मुझे माफ़ कर दो, वो सालों पहले की बात है, प्लीज़ माफ़ कर दो। वो इसके सामने गिड़गिड़ा रही थी। माफ़ तो मैं कर देता, लेकिन बात यह है कि क्लास को मैं तुम्हारे सिवा किसी और को लेकर जा नहीं सकता। वैसे भी तुम्हारे साथ मज़े करने में एक अलग ही सुकून मिलता है। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे तुम्हारी सालों पहले की बेवफाई याद आ जाती है और मेरे अंदर का शैतान जी उठता है। वो मदम मदम आवाज़ में बोल रहा था। इसकी आंखें इतनी खौफनाक दिखाई दे रही थी कि आयाना को अपना सांस अपने आप रुकता महसूस हुआ। लेकिन जो मैंने कहा है वही होगा। तुम मेरे साथ चलोगी तो मतलब चलोगी। इसने आयोना का मुंह नोचते हुए अपने आखिरी अल्फाज दोहराए। फिर इसे अपने पीछे की तरफ धक्का देते हुए वापस पलटा और सरबराही कुर्सी पर आकर बैठा। अपने ग्लास में जूस डालते हुए इसने कुर्सी से टेक लगाई। टांग पर टांग जमाते हुए वो आयोना को देखने लगा। वो अभी तक फर्श पर गिरी दबी दबी आवाज़ में रो रही थी। कॉमन डार्लिंग, मेरे साथ नाश्ता करो। वो प्यार भरे लहजे में आयोना से मुखातिब हुआ। वो फौरन से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। डिज़ाइन के चेहरे पर छाई मुस्कुराहट गहरी हो गई। स्याह खुली शर्ट के नीचे बैगी जीन्स पहने, बाल हमेशा की तरह खुले छोड़े हुए थे। वही हल्की गंदम पुरकशिश रंगत जो दूर से चमक रही थी। गुलाबी होंठ जिन पर सुर्खी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वही रोबदार चाल। जीना इस लड़की के पीछे पीछे चल रही थी। इसने काउंटर अपनी वर्कर के हवाले किया, फिर कैफ़े के पिछले हिस्से का रुख किया। कैफ़े के एहतमाम पर एक दरवाज़ा था। दरवाज़ा खुलते ही वो सीढ़ियाँ नीचे उतरने लगी। नीचे गुप अंधेरा था। इसने आगे बढ़कर स्विच बोर्ड का बटन दबाया। सुनहरी रोशनी हर सू छा गई। गत्ते के बहुत सारे कर्टन इधर पड़े थे। कॉफ़ी की तेज़ खुशबू हर सिमत फैली हुई थी। देखने से तो ये गोदाम लगता था। लायला ने आगे बढ़कर कुछ डिब्बे अपनी जगह से हटाए। नीचे ज़मीन में एक छोटा सा लोहे का दरवाज़ा नमूदार हुआ। इसने दरवाज़ा खोला और इसके अंदर गायब हुई। जीना इसका पीछा करते करते इसी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। इसके अंदर दाखिल होते ही लायला ने दरवाजे को लॉक लगा दिया। सामने का मंजर हैरानकुन था। कमरे की दीवारें लिमिटेड ग्लास से ढकी हुई थी, जिनकी मदद से अंदर की कोई आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी। एक तरफ हर किस्म की गन्स का ढेर लगा हुआ था और दूसरी तरफ फाइटिंग पट बनी हुई थी। दरमियान में एक मेज़ और इसके इर्द गिर्द 2 कुर्सियां पड़ी थी। लायला एक कुर्सी पर आकर टांग पर टांग जमाए बैठी। जीना भी इसे देखा देखी सामने वाली कुर्सी पर जा बैठी। तुम्हारी तैयारी से तो लग रहा है कि तुम किसी फैशन शो में आई हो। इसने एक नज़र ऊपर से नीचे घुमाते हुए जीना को देखा। क्यों, तुम्हें मेरे कपड़ों से कोई मसला है? वो इसे इसी के अंदाज में जवाब दे रही थी। हाँ, तुम यहाँ लड़ना सीखने आई हो। ये फॉर्मल सूट में तुम्हें लगता है तुम कंफर्टेबल रहोगी? और ये हील्स 2 मिनट में टूट कर गिर जाएंगी। इसने जीना की हील्स को देखते हुए पेशन गोई की। तो अब क्या करना है? मेरे लेफ्ट साइड पर पर्दे के पीछे मेरी शर्ट और ट्राउज़र पड़ा है और जॉगर्स भी। पहले तो वो पहनो, फिर ही कुछ होगा। वो हुक्म सादर करते हुए बोली। जीना ने अपने दांत पेश लिए। वो हुक्म देना जानती थी, हुक्म लेना नहीं। लेकिन इस वक्त इसे लायला की ज़रूरत थी और इसकी हर बात मानना ज़रूरी थी। वो पैर पटकती हुई अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। फिर चंद लम्हों बाद वो पर्दे के पीछे से कपड़े बदलकर वापस अपनी जगह पर आ बैठी। लायला के कपड़े जीना पर काफ़ी खिंचे खिंचे और छोटे लग रहे थे। अब हम कुछ सीख लें? नहीं, पहले मुझे कुछ सवाल करने हैं तुमसे। वो बड़े पुरसुकून अंदाज में हाथ बांधे बैठी हुई थी। तुम्हारे पीछे इस वक्त कितने लोग हैं? कोई अंदाज़ा? डीमन को जितना मैं जान पाई हूँ, वो 2-3 लोगों से ज़्यादा लोग मेरे पीछे नहीं लगाएगा। इसकी नज़र में मैं कमज़ोर हूँ क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। वो सोच सोच कर बोल रही थी। एक आदमी तो मेरा पीछा सुबह से कर रहा है। जब मैं घर से निकली थी तो वो घर के सामने ही खड़ा था, लेकिन मैंने इसे ये महसूस नहीं करवाया कि मैं ये बात जान चुकी हूँ। गुड, मतलब वो लोग रात के इंतज़ार में हैं। मालूम नहीं, इसके दिमाग का कुछ पता नहीं चलता। अगर इसे मुझे मारना होगा तो वो यहाँ घुसकर भी मार देगा। किसी का बाप भी यहाँ नहीं घुस सकता। ये मेरी जगह, मेरी मलकियत है। यहाँ के दरवाजे मेरी इजाज़त के बगैर किसी के लिए नहीं खुलते। जब तक तुम यहाँ हो, खुद को महफूज समझो। वो यूं पुरएतमाद होकर बोली तो जीना ने सुख का सांस लिया। अच्छा, एक बात बताओ। फ़र्ज़ करो इन दिनों जब तुम्हारी जान को बेहद खतरा है, तुम्हें कहीं गैर महफूज जगह पर जाना पड़ जाए, तो तुम कौन से जूते पहन कर जाओगी?
इसके सवाल पर जीना ने हैरान कुन नज़रों के साथ इसकी तरफ देखा। ये कैसा बच्चों वाला सवाल था? जगह की नौयत के हिसाब से कपड़े और जूते पहने जाते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर जगह हील्स ही पहन कर जाती हूँ। तो अगर मुझे किसी लगता है तुम्हें हील्स कुछ ज़्यादा ही पसंद है। हाँ, मुझे हील्स से इश्क है। वो बहुत क्लासी लगती हैं और मेरे ख्याल में इंसान के पास कुछ ना हो मगर क्लास ज़रूर होनी चाहिए। फ़िलहाल तुम क्लास को छोड़ो। जब तक तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हारा हील्स पहनना बंद। अपनी अकल इस्तेमाल करो। अगर कोई तुम्हारा पीछा करने लगा तो हील्स में भागना बहुत मुश्किल है। अब से तुम सिर्फ शूज़ पहनोगी। एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें मेरे कपड़ों और हील्स से कुछ ज़्यादा ही मसला नहीं हो रहा? बजाय इसके तुम मुझे सेल्फ डिफेंस सिखाओ, तुम ये फजूल की बातें लेकर बैठ गई हो। वो लायला की बात सुनकर तप चुकी थी। यहाँ की बॉस मैं हूँ, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। मानना चाहो तो तब भी तुम्हारी मर्जी, वरना अभी यहाँ से जाना चाहो तो तब भी तुम्हारी मर्जी। जीना पल भर को खामोश हो गई। मजबूरी न होती तो वो पल भर के लिए भी किसी दूसरे की अपनी ज़िंदगी में मुदाखलत बर्दाश्त न करती। ठीक है, मैं हील्स पहनने से गुरेज करूँगी। अब हम कुछ सीख लें। वो अपना गुस्सा पीते हुए बेहद आराम से बोलने की कोशिश कर रही थी। लायला इसे देखकर मुस्कुराई। इसे जीना के साथ मज़ा आने वाला था। अरसे बाद इसे कोई अपने जैसा मिला था। एक कमान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अब देखना यह था कि कौन सी तलवार टिकेगी और कौन सी नहीं। विलमोर्थ का पिछला हिस्सा गिर चुका था। हर तरफ टूटी फूटी ईंटों और मिट्टी का ढेर पड़ा था। वो एक सुतून से टेक लगाए खड़ा था। सामने खड़ा शख्स इसके चेहरे पर छाई खुशी की वजह तलाश करने की कोशिश कर रहा था। क्या बात है भाई, आज आप बहुत खुश हैं? जब वो कोई भी अंदाज़ा ना लगा पाया तो सवाल कर उठा। अरे ब्लेयर, बात ही ऐसी है। बॉस ने अरसे बाद मुझे कोई टारगेट दिया है और बदले में मुंह मांगी कीमत देने का वादा भी किया है। वो अपने छोटे भाई को खुशी खुशी सब बता रहा था। ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। कौन है वो? ज़्यादा ताकतवर तो नहीं है? जवान है या बूढ़ा? एक लड़की है। बॉस ने पहले ज़ियान को टारगेट दिया था, लेकिन इसने वक्त मांगा है, इसीलिए बॉस ने वो टारगेट मुझे दे दिया। मगर भाई, अगर ज़ियान को पता चल गया? आपको पता है वो कितना सरफिरा है। इसने माइक को बस इतनी सी बात पर कत्ल कर दिया था कि वो इसके रास्ते में आ गया था। आप तो फिर इसका टारगेट इससे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इसने अपने भाई को इसके सर पर मंडलाते खतरे से आगाह किया। इसे कैसे मालूम होगा? ये बात मेरे और बॉस के दरमियान है, और अगर मालूम हो भी क्या तो बॉस मुझे बचा लेंगे, जैसे उन्होंने माइक को बचा लिया था। अरे फिक्र नहीं करो तुम, रात के लिए तैयार रहो। आज पार्टी मेरी तरफ से होगी, इसने पुरजोश आवाज़ में कहा। वो ये नहीं जानता था कि सुतून के पीछे खड़ा कोई शख्स इन दोनों की सारी गुफ्तगू सुन चुका था। इन दोनों के वहाँ से जाने के फ़ौरन वो सुतून से बाहर निकला। ज़यान, मोबाइल का स्पीकर होंठों से लगाए विलियम यहाँ हुई एक एक बात इसे बताने लगा। वो दोनों पैदल चलते चलते रुक गए। इनके सामने ईडन ब्रो की मशहूर तरीन गली विक्टोरिया स्ट्रीट मौजूद थी। ये गली अपनी रंग बिरंगी दुकानों, पथरीली और कदीम दीवारों और टेढ़े रास्ते की वजह से अपनी मिसाल आप है। इसका यही अंदाज से जादुई बनाता है। दोनों इतराफ में खड़ी कदीम इमारतें सदियों पुरानी दास्तान सुनाती थीं। वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ मौजूद दुकानें शोख रंग जैसे कि सब्ज, सुर्ख, नीला और जर्द रंग में रंगती गईं। मैंने तुमसे कहा भी था, मुझे कहीं नहीं जाना, वो अपनी निगाहों पर लगी ऐनक को दुरुस्त करते हुए बोला। लूना इसके कंधे पर चढ़ी बैठी थी। वो पहली बार यजीन के साथ कहीं बाहर घूमने आई थी, इसलिए वो हर चीज़ को भगोर तक रही थी। यजीन का तेज़ भूरे रंग का लॉन्ग कोट हल्की हल्की बारिश में भीग रहा था। बाल सर्द हवाओं की वजह से उड़ रहे थे। इसने अपने दोनों हाथ अपनी कोट की जेब में डाल लिए। इर्द गिर्द लोगों का मौजूद रश देखकर इसे सख्त कोफत हो रही थी। इसे यूं महसूस हो रहा था कि वो बड़े मजमे में बीच तन्हा खड़ा है और इर्द गिर्द से गुजरते लोग इसे अजीबोगरीब निगाहों से देख रहे हैं। कोई इसकी तरफ देखता तो अपनी निगाहें झुका लेता। यहाँ आकर इसे बस अपने बढ़ते समाजी इस्तराब का एहसास हो रहा था। इसके साथ मौजूद शख्स, जिसने स्याह जीन्स के ऊपर तेज सब्ज रंग का स्वेटर और स्याह चमड़े की जैकेट पहन रखी थी, क्या इसे समाजी इस्तराब का मतलब तक पता था? अरे मैं हूँ तुम्हारे साथ, मेरे होते हुए किसी की इतनी जुर्रत कि वो तुम्हें तंग कर सके? कोई तुम्हें हाथ तो लगा कर दिखाए, मैं इसका हाथ काट गिराऊंगा। वो अपने कद से भी लंबी लंबी छोड़ रहा था। शक्ल ऐसे बना रखी थी कि इससे ज़्यादा हिम्मत वाला और ताकतवर इंसान कोई नहीं है। पास से गुजरती औरत का पालतू कुत्ता भौंका और पल भर में इसकी सारी हवा निकल गई। चेहरे पर अब बहादुरी की जगह खौफ के आसार थे। इससे कुत्तों से डर लगता था। अजलान फट से आगे बढ़ गया और यजीन भी अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए इसके पीछे चल पड़ा।
विक्टोरिया स्ट्रीट चलते चलते ऊपर की तरफ जाती है। यहाँ चलने वालों को यूं ही महसूस होता है कि वो किसी जादू के ज़रिए सब ऊंचाई पर कदम बढ़ा रहा है। यहाँ मौजूद दुकानें किताबों यहाँ मौजूद दुकानें किताबों, कदीम अशिया और अजीबो-गरीब नवरदात से भरी रहती हैं। देखने वालों को यूँ लगता है कि वो किसी जादू मंतर गली में पहुंच चुका है और जल्द ही इसका सामना किसी जादूगर से हो गया। क्रिसमस आने वाला था, इसीलिए मामूल से हटकर दुकानों पर ज़्यादा रश था। हर चीज़ सेल लगे होने की वजह से हासी रायती कीमत पर दस्तयाब थी। अजलान एक एक दुकान पर रुककर तमाम अशिया को बड़े गौर से देख रहा था, जबकि यजीन बस इसके साथ पीछे खड़ा बार बार चेहरे पर आते ठंडे पसीने को साफ कर रहा था। इस सर्दी में भी इसे यूं महसूस हो रहा था कि वो तपती धूप में खड़ा है और इर्द गिर्द मौजूद लोग इसे साया बख्शने की बजाय मजीद इसे सूरज की करीब धकेल रहे हैं। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मुझे यूं महसूस होता है कि मैंने हैरी पॉटर की जादुई दुनिया में कदम रख दिया है, यूं जैसे मैं देगनी एले में खड़ा हूँ। यहाँ से मैं सामान खरीदूंगा और थोड़ी देर बाद हॉगवार्ट्स जाने वाली ट्रेन में बैठकर किसी जादुई दुनिया में खो जाऊंगा। वो यजीन की घबराहट महसूस कर चुका था, इसीलिए इसे बेकार की सोचों से दूर रखने के लिए अजलान ने खुद ही हैरी पॉटर का जिक्र छेड़ दिया। क्या तुमने हैरी पॉटर देखी है? नहीं, मैंने इसकी किताब पढ़ी है और मुझे किताबों पर बनी फिल्म्स कभी पसंद नहीं आती। हैरत है, आज के ज़माने में भी तुम किताबें पढ़ते हो? हाँ, बचपन में मुझे भी किताबें पढ़ने का शौक था, पर पढ़ाई में मगन हो गया। फिर काम, करियर, ज़िंदगी की दीगर मसरूफियात में ऐसा खोया कि दोबारा कभी किताबें पढ़ने का वक्त ही नहीं मिला। तुमने कुतुब-बीनी को तुर्क करके अपनी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ खो दिया। वो हल्का सा मुस्कुराया। जाग मार्टिन कहते हैं कि एक कारी अपनी मौत से पहले 1000 जिंदगियां जीता है और वो शख्स जो कभी भी नहीं पढ़ता वो सिर्फ एक ज़िंदगी जीता है। अजलान ने इसकी बात पर मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। हाँ, उन्होंने ठीक ही कहा था, लेकिन सच बताऊं, क्या तुम ज़िंदगी जी रहे हो या बस गुजार रहे हो? हज़ारों जिंदगियां छोड़ो, तुम तो एक अपनी ज़िंदगी को भी खुलकर नहीं जी रहे। इसने यजीन को हकीकत दिखाई तो वो खामोश हो गया। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम सांस ले रहे हो मगर अंदर से मर चुके हो। दिल धड़क रहा है मगर जज्बात कहीं दफन हो गए हैं। दिमाग काम कर रहा है मगर इसने जीने के बारे में सोचना बंद कर दिया है। कभी कभी यूं महसूस होता है कि तुम दुनिया से नहीं अपने वजूद से डरते हो, जैसे तुम लोगों से नहीं खुद से भी बेजार हो। यूं कि तुम्हें अपना साया भी अपना महसूस नहीं होता, तुम्हें अपना वजूद ही काट खाने को दौड़ता है। वो कहता गया और यजीन चुपचाप सुनता गया। सुनने के सिवा वो कर भी क्या सकता था? अजलान ने जो भी बोला था वो झूठ तो नहीं था, फिर वो किस मुंह से खुद के दिफा में कुछ कहता। लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, देखना मेरे साथ रहते रहते तुम खुश रहना सीख जाओगे। इसने हाथ आगे बढ़ाकर यजीन के कंधे को नरमी से थपथपाना चाहा, तसल्ली देनी चाही, लेकिन फिर वो एकदम रुक गया। इसे याद आया कि यजीन को ये पसंद नहीं है। सॉरी, इसने अपना हाथ वापस अपनी तरफ बढ़ा लिया। यजीन ने शर्मिंदा होते हुए इसे देखा। काश वो नॉर्मल होता, काश वो अजलान जैसा होता, काश वो ज़िंदगी को जीना सीख जाए। दिल में ऐसी कई ख्वाहिशात ने जन्म लिया। माहौल ज़्यादा ही सीरियस नहीं हो गया? चलो आगे रॉयल मॉल चलते हैं। वो अपने उसी चहकते हुए अंदाज में बोलते हुए आगे बढ़ गया। यजीन ना चाहते हुए भी इसके पीछे पीछे चलने लगा। हाँ, हम हैरी पॉटर की बात कर रहे थे, तो ये बताओ कि हैरी पॉटर में तुम्हारा सबसे पसंदीदा किरदार कौन सा है? अजलान ने इसका मूड दुरुस्त करने के लिए बात का रुख बदल दिया। ऑलवेज प्रोफेसर स्नेप। और वो क्यों? क्योंकि इससे इसकी मोहब्बत नहीं मिलती। इतना कहकर वो लम्हे भर को खामोश हुआ। और तुम्हारा फेवरेट कौन था? जाहिर है हरमोइने। पता है, बचपन मुझे इस पर बहुत बड़े वाला क्रश था, वो शर्माते हुए बता रहा था। यजीन इसका जवाब सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। और ये बात तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मालूम है? देखो, टेक्निकली वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, यानी बहुत खास दोस्त। मैं इसे पसंद करता हूँ मगर वो नहीं करती। हाँ, तुम्हें पसंद करना काफ़ी मुश्किल काम है, वो इसे चिढ़ाते हुए बोला, फिर 2 कदम तेज़ी से आगे बढ़ाए। अजलान को इसकी बात समझने में चंद सानिये लगे। हाँ, इसने सवालिया नज़रों के साथ यजीन को देखा। हाँ, इसने इस बात में सर हिलाया। ओह हेलो, मैं दुनिया का ज़हीन तरीन इंसान हूँ। मैं चंद घंटों में बड़े से बड़े प्रोग्राम बना लेता हूँ और प्यारा भी बहुत हूँ, क्यूट भी हूँ, कद भी लंबा है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है। और जी बाकी सेंस ऑफ ह्यूमर तो काफ़ी अच्छा है। अजलान को इसका अंदाज समझ ना आया। वो इसकी तारीफ़ कर रहा था या तंज। जब तक अजलान को समझ आई, यजीन आगे बढ़ चुका था।
वो पिछले 2 घंटों से गन का एक ट्रिगर दबाना तक नहीं सीखी थी। लायला ने अपना सर थाम लिया। वो कितनी बार इसे समझा चुकी थी कि गन किस तरह चलानी है, लेकिन बात ट्रिगर से आगे ही नहीं जा रही थी। ये इतना भारी क्यों है ट्रिगर? वो उकता चुकी थी। इसके सामने कुछ फासले पर ही टारगेट बोर्ड रखा हुआ था। क्योंकि तुम्हारा एंगल गलत है। वो अपनी जगह से उठी, फिर जीना की तरफ बढ़ी। सांस अंदर लो, फिर इसे रोको और धीरे से ट्रिगर दबाओ। हमारी सांस लेने के साथ हमारा हाथ भी हिल जाता है। इसीलिए गन चलाने का पहला असूल, सांस रोककर अपनी जगह पर जमकर खड़े रहो, वरना निशाना छूट जाएगा। इसने जीना का टारगेट दुरुस्त करवाया। वो इसकी बात समझते हुए पहले के एतबार से कम हलचल कर रही थी। सांस थामने की कोशिश जारी थी। दूसरा, ट्रिगर को आहिस्ता आहिस्ता मत खींचो। अपनी उंगली ट्रिगर पर धीरे से रखो और फिर अपना पूरा जोर लगाते हुए बुर्क रफ्तारी के साथ ट्रिगर दबाओ। जितना आहिस्ता तुम जोर लगाओगी उतना ही मुश्किल लगेगा। इसने एक बार मजीद जीना को सिखाने की कोशिश की। इसने लायला की तरफ देखा, जिसको देखकर ही लग रहा था कि वो इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करने वाली। फिर इसने सामने टारगेट पर देखा और एक लंबा सांस अंदर खींचा। इसकी उंगली ट्रिगर की जानिब बढ़ी और अगले ही लम्हे तेज रफ्तारी के साथ वो ट्रिगर दबा चुकी थी। गोली सुर्ख टारगेट से कुछ दूर जाकर लगी, लेकिन इन दोनों को इसी बात की खुशी थी कि आखिरकार वो गन चलाना तो सीखी। गुड, परफेक्ट। इसी तरह एक बार मजीद गन चलाओ। बिलाहिर इसके सब्र का पैमाना लबरेज होने से पहले ही इसकी शागिर्द गन चलाना सीख चुकी थी। जीना ने पूरे एतमाद नज़रों के साथ लायला को देखा, फिर दोबारा से ट्रिगर दबाया। दूसरी, तीसरी और फिर जितनी गोलियां गन में मौजूद थी वो इन सब को टारगेट बोर्ड पर उतारती गई। अब जब तुम्हें गन चलानी आ ही गई है तो अब हम टारगेट पर फोकस करना सीखेंगे। तुम्हारे अगले सबसे निशाने इस गोल सुर्ख निशान पर लगने चाहिए। जीना ने एक बार फिर सुर्ख सुर्ख गोल दायरे का निशाना लिया। इसका निशाना अभी भी बहुत कच्चा था, लेकिन बार बार गन चलाने से कुछ बेहतरी आ रही थी। विक्टोरिया स्ट्रीट से चंद कदम ऊपर बढ़ाएं तो एक और कदीमी और तलसमाती गली को देखने का मौका मिलता है, जिसे दुनिया रॉयल माइल के नाम से जानती है। रॉयल माइल एडनब्रा की बुलंद पहाड़ी पर कायम अजीम शान एडनब्रा किले से शुरू होकर होली रोड पैलेस पर जाकर ख़त्म होती है। यह जादुई गली तकरीबन 1 मील की मुसाफत पर फैली हुई है। आज यहाँ के पथरीले घुंघरीदार रास्ते बारिश में भीगने के बायस शीशे की तरह चमक रहे थे। राहगीर हर कदम फूंक फूंक कर रखने पर मजबूर थे। सड़क के दोनों इतराफ में खड़ी कदीम तंज की इमारतें, जिनको देखकर यूं महसूस होता है कि इंसान वक्त में पीछे आ पहुंचा है, वो इमारतें आज भी पुराने ज़माने की यूरोपीय किस्से सुनाती हैं। इमारतें कई मंजिला ऊंची, पथरीली और भूरे रंग में रंगी हुई हैं। एडनबरा की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ आपको कदम कदम पर तारीख, कदीम किस्से और जादुई नकूश बिखरे हुए मिलते हैं। तमाम इमारतें मुख्तलिफ अंदाज में सजी हुई थी। बल्कि कम कम जो इस वक्त बंद थे, गली के ऊपर कितार दर कितार लगे हुए थे। हर साल की तरह क्रिसमस की आमद की खुशी में ये सब सजावटी इंतज़ाम किया गया था। मैं ये सुनकर हैरान हूँ कि तुम यहाँ पहली बार आ रहे हो। अजलान हैरान कुन अंदाज में यजीन को देख रहा था। मैं घूमने फिरने का शौकीन नहीं हूँ। बाहर सर्दी बढ़ गई थी, इसीलिए इसने लूना को अपनी कोट की जेब में डाला, लेकिन वो सर बाहर निकाले रॉयल माइल के नज़ारे कर रही थी। तुम इधर इस शहर में पैदा हुए, इधर ही अपना बचपन, जवानी सब गुजारी और अब तक एडनब्रा ही नहीं घूमा। मुझे यहाँ आए हुए बस चंद साल ही गुजरे हैं और एडनब्रा का एक एक कोना घूम चुका हूँ। वो अब तक इस बात पर हैरान था। क्योंकि तुम्हें घूमने का शौक़ है और मुझे नहीं। मैं तुम नहीं हूँ अजलान। मैं तुम्हारी तरह आज़ाद नहीं हूँ। मैं तुम्हारी तरह पुरएतमाद नहीं हूँ। तुम्हें इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आती? वो ज़रा सख्त लहजे में कह उठा, लेकिन अगले ही लम्हे इसे अपने कहे अल्फाज का मलाल होने लगा। वो तो ऐसे सख्त अल्फाज किसी को नहीं बोलता था। चलो शुक्र, तुमने अपने लिए स्टैंड तो लिया, मतलब कुछ कुछ बेहतरी आ रही है। वो मुस्कुराया, जबकि अजीम शर्मिंदा होते हुए इसकी तरफ देख रहा था। रिलैक्स, मैंने तुम्हारी बात का कुछ बुरा महसूस नहीं किया, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगा। इसने मुस्कुराते हुए यजीन को तसल्ली दी। वो दिल पर बात लेने वाला शख्स नहीं था। वो हंसकर सब टाल देता था। रॉयल माइल पर जगह जगह कदीम दुकानें, कहवा खाने, छोटे अजायब घर मौजूद हैं, जिनमें लोगों का रश लगा हुआ था। सड़क के किनारे फनकार खड़े बांसुरी, वायलिन और स्कॉटिश बैग पाइप बजाते सुनाई दे रहे थे। मुझे यहाँ का क्लीन स्टेकिंग सूप बेहद पसंद है। चलो आओ पीते हैं। अजलान ने दी रॉयल रेस्टोरेंट की जानिब देखते हुए इशारा किया। यहाँ का क्लीन स्टेकिंग सूप काफ़ी मशहूर है। धुआंधार हेडाक मछली, उबले हुए आलू, बारीक कटी हुई प्याज और गर्म गाढ़े दूध या क्रीम से तैयार होने वाला ये सूप आपको अंदर तक गरमा देता है।
अभी यजीन ने 2 कदम आगे रखे ही थे कि इसका फ़ोन बजने लगा। कॉल इसकी दुकान के मालिक मकान की थी। यजीन ने दुकान किराए पर लेकर लाइब्रेरी बनाई थी। चलो तुम कॉल सुन लो, मैं दोनों के लिए सूप इधर ही ले आता हूँ। इसकी बात पर यजीन ने इस बात में सर हिलाया। अजलान के कदम दी रॉयल मैगेकर के अंदर बढ़ने लगे। वो सड़क के एक किनारे पर जाकर खड़ा हुआ। इसके कॉल उठाने से पहले ही कॉल कट चुकी थी। इसने दोबारा कॉल मिलाने के लिए नंबर डायल किया, पर अगले ही लम्हे वो अपनी जगह पर जम गया। मे बी यू थिंक यू कैन हाइड। सड़क के किनारे खड़ा एक गुलकार अपनी आवाज़ के जौहर दिखा रहा था और इर्द गिर्द खड़े लोग इसकी आवाज़ से लुत्फानंदोज़ हो रहे थे। कुछ इसके पास पैसे रख कर जा रहे थे और कुछ इसकी वीडियो बनाने में मसरूफ़ थे। यजीन को अपना सांस उखड़ता महसूस हुआ। वो पलकें झपकाना भूल गया, यूं कि अगर इसने एक लम्हे को भी पलकें झपकी तो वो माजी की बदतरीन याद में खो जाएगा। वो अपने चारों इतराफ में डरते डरते घूमने लगा। कोई इसका पीछा कर रहा है, कोई इसके करीब आ रहा है, कोई इसे छूने की कोशिश कर रहा है, कोई इसे गलीज़ निगाहों से देख रहा है, कोई इसको अपने हिसार में ले चुका है। वो बैक वक्त ये सब महसूस कर रहा था। आई कैन स्मेल योर सेंट फ्रॉम माइल्स। इसका सांस फूलने लगा। सर्द हवाएं भी इसके पसीने में भीगते जिस्म को खुश्क ना कर पाई। यजीन को लगा कि वो अगर एक लम्हा भी इधर खड़ा रहा तो इसकी टांगें टूट जाएंगी। वो एक बार फिर जंजीरों में जकड़ लिया जाएगा। वो एकदम वहाँ से दूर भागने लगा। जिस्म थर कांप रहा था। आंखें दर्द की दास्तान सुनाती थी। वो एक लम्हे के लिए भी नहीं रुका। वो इस सब से दूर भाग जाएगा। वो एक बार फिर ट्रैप नहीं होगा। वो इस बार बच जाएगा। यजीन अब बच्चा थोड़ी ना रहा। वो बड़ा हो गया है। वो अपनी हिफाजत खुद करेगा। वो खुद को बार बार ऐसी झूठी उम्मीदें दिला रहा था। वो 6 फुट से भी लंबे कद का जवान किसी बच्चे की तरह रोते हुए रॉयल माइल से बाहर भाग रहा था। फिर इसका पाँव फिसला और वो नीचे फर्श पर घुटनों के बल जा गिरा। लूना भी कोट की जेब से बाहर आ गिरी। इसने खुद को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाया। वो एक बार फिर शिकस्त खा गया था। वो अपनी हिफाजत नहीं कर पाया। इर्द गिर्द गुजरते लोग इसे अजीब अजीब नज़रों से देखने लगे। कोई इस पर हंस रहा था तो कोई इस पर तरस खा रहा था। कुछ लोग इसकी मदद करने के लिए इसके करीब बढ़े। आई फाउंड यू लिटिल बिच। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया लिटिल बिच। यजीन के कानों में ये जुमला गूंजने लगा। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, फिर जल्दी से लूना को अपने हाथ में थामा और दोबारा भागने लगा। अब की बार वो नहीं गिरेगा, वो बच जाएगा, वो खुद को बचा लेगा। अजलान वापस इसी जगह आया जहां वो यजीन को छोड़ कर गया था। हाथ में 2 सूप के कप थे। यजीन को वहां ना पाकर इसे घबराहट होने लगी। फिर वो रॉयल माइल पर तेज़ तेज़ कदम बढ़ाते हुए यजीन को तलाश करने लगा। So जी, this is the end of this episode. Hope you will like it. Please like, share and comment.